हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ईसी अड्डा। स्वागत है आज आपका इस नए वीडियो में। हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। इसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट थर्ड का आज जो है लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसमें हम पढ़ेंगे आयाम। आयाम मतलब जो है एम्पलीट्यूड लिमिटर्स क्या होते हैं, और ये एफएम मतलब फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन कम्युनिकेशन सिस्टम में कैसे उपयोग किए जाते हैं, इनका क्या रीजन होता है उपयोग करने का। इसके बाद हम जो है डीमॉड्यूलेटर सर्किट्स पढ़ेंगे। इसके पहले हमने एफएम मॉड्यूलेटर्स पढ़े थे, आज हम डीमॉड्यूलेटर्स पढ़ेंगे। तो तीन चार टाइप के जो डीमॉड्यूलेटर हैं उसमें कौन से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से जो है वो पढ़ना होता है। ठीक है, पढ़ना है लेकिन नॉट मच इम्पॉर्टेंट। लेकिन जो है मॉड्यूलेटर से ज्यादा डीमॉड्यूलेटर जो है एफएम डीमॉड्यूलेटर पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं, आपको यहाँ से दिख रहा होगा एफएम संचार पद्धतियों में आयाम लिमिटर्स का प्रयोग। आयाम लिमिटर्स का प्रयोग, इसका उपयोग क्यों करते हैं, तो इसको समझिए कि एफएम रिसीवर्स में जब डीमॉड्यूलेशन होता है उसके पूर्व क्या करते हैं, हम लिमिटर का प्रयोग करते हैं। किसका? आयाम लिमिटर का प्रयोग करते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब कोई सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो उसमें नॉइज ऐड हो जाती है। नॉइज ऐड हो जाती है तो नॉइज जो है ज्यादातर क्या होती है, एम्पलीट्यूड को इफेक्ट करती है। किसको? एम्पलीट्यूड को इफेक्ट करती है। लेकिन फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, इंफॉर्मेशन हमारी एम्पलीट्यूड में नहीं होती, इंफॉर्मेशन होती है हमारी उसके फ्रिक्वेंसी में। तो क्या करते हैं, आयाम लिमिटर लगा के हम क्या कर देते हैं, एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड को पास होने देते हैं और सबको एलिमिनेट कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं आयाम लिमिटर्स। ठीक है, तो यही इसमें लिखा हुआ है कि एफएम रिसीवर्स में क्या करते हैं, एफएम डीमॉड्यूलेटर से पूर्व आयाम लिमिटर का प्रयोग किया जाता है। अतः यदि नॉइज के कारण एफएम सिग्नल में आयाम परिवर्तन होते हैं तो लिमिटर इन परिवर्तनों को समाप्त करके एफएम सिग्नल के आयाम को क्या कर देता है, नियत कर देता है। नियत का मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू में उसको क्या कर देता है, बाउंड कर देता है। इसके बाद क्या है, तो अतः आयाम लिमिटर क्या, इसके बाद लिखा है कि आयाम लिमिटर कौन सा परिपथ होता है। अतः आयाम लिमिटर वह परिपथ होते हैं जो नॉइज के कारण एफएम सिग्नल में होने वाले आयाम परिवर्तनों को एफएम सिग्नल के डीमॉड्यूलेशन से पूर्व क्या कर दिया जाता है, उनको समाप्त कर दिया जाता है। यदि डीमॉड्यूलेशन से पूर्व हम आयाम लिमिटर ना लगाएं तब इसको फिर हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। फिर इसको हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे इस नॉइज को क्या कर सके, हम अलग कर सके। इसलिए उसको क्या है, एफएम डीमॉड्यूलेशन से पहले ही हम उसको क्या लगा देते हैं, आयाम लिमिटर लगा देते हैं। ये कहाँ लगता है, ये लगता है एफएम रिसीवर पर। ये कहाँ लगता है, एफएम रिसीवर्स पर। अब देखो ये बनते कैसे, तो ये एक चित्र में जो है आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है, एक बीजेटी क्या होता है, ट्रांजिस्टर होता है। इसमें एक बीजेटी ट्रांजिस्टर होता है R1, और R2 क्या है, R1 और R2 जो है इसके बाइसिंग रजिस्टर है, R1 R2। और ये है एमीटर रेजिस्टेंस, C है मतलब कॉमन एमीटर रेजिस्टेंस। तो ये जो पूरा ये ऐसे आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये बेटा है आपका फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर। क्या है, फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर। आपको याद होगा कि जो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर होता था उसमें क्या होता था, एक बीजेटी होता था, R1 R2 लगे होते थे, सीई होता था। ठीक है, ये बाईपास कैपेसिटर होता था, यहाँ आरसी होता था। इसको आरसी लिखना चाहो लिख लो, ना लिखना चाहो तो कोई बात नहीं। तो वही सिंगल स्टेज एम्पलीफायर की तरह ये बिल्कुल सेम वैसा ही है। बस इसमें जो है सर्किटरी कौन सी ऐड कर दी गई है, यहाँ से क्या है, एफएम जो है मॉड्यूलेटेड सिग्नल दिया जाएगा। एफएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो क्या है कि ट्रांसमिट होकर आया है। कहाँ से? ट्रांसमीटर से। जो ट्रांसमीटर से क्या होकर आया है, ट्रांसमिट होकर आया है।
तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा FM, ये होगा FM रिसीव्ड सिग्नल। कैसा? रिसीव्ड सिग्नल। यहाँ अप्लाई करेंगे, FM रिसीव्ड सिग्नल यहाँ मिल गया, ये RE है, ठीक है, ये पूरा सर्किट आपका है। और इसके ऊपर जो है यहाँ से इसको एक BCC की सप्लाई दी गई है, ये RDC जो है एक रजिस्टर है, और ये जो लगा है इसको बोलेंगे CB1, ठीक, ये है CB1, ये बाइसिंग रजिस्टर है। ये क्या है? बाइसिंग रजिस्टर है। क्या करता है? डीसी को जो है इसके डीसी को क्या है? बाहर नहीं जाने देता, डीसी को क्या है? बाहर नहीं जाने देता, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये जाएगा टू डिटेक्टर सर्किट, डीमॉड्यूलेशन के लिए टू डिटेक्टर सर्किट, टू डिटेक्टर सर्किट। यहाँ से जो है आपको आउटपुट मिल जाएगा। ये क्या करेगा? ये आपके जो है जो FM रिसीव्ड सिग्नल था उसको क्या बोल देगा? उसको कांस्टेंट कर देगा, उसके एम्पलीट्यूड को लिमिट कर देगा। इसलिए इसका नाम है जो है AM लिमिटर, आयाम लिमिटर, आयाम, ठीक है, AM सिग्नल को ये लिमिट करता है। आप देखो कि इसकी कार्यविधि सर जी ये समझ तो गए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे? ये देखो बेटा, ये जो है ये आपको ट्रांसफार्मर दिख रहा है, ये ट्रांसफार्मर है, ये कैपेसिटर लगा है, ये क्या है? कैपेसिटर लगा है। यहाँ भी एक आउटपुट ट्रांसफार्मर लगा है, ठीक है, यहाँ भी एक कैपेसिटर लगा है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो आयाम लिमिटर परिपथ जो है, आयाम लिमिटर परिपथ जो है, इसमें क्या है? चित्र में प्रदर्शित है। इसमें एक BJT यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। R1 R2 RE जो है बाइसिंग प्रतिरोध है, ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। और RDC जो है ये क्या करता है? सैचुरेशन धारा के मान को क्या करता है? सीमित करता है, अर्थात कम इनपुट पर ही ट्रांजिस्टर किस में चला जाता है? सैचुरेशन में चला जाता है। ट्रांजिस्टर कहाँ चला जाता है? सैचुरेशन में चला जाता है, ठीक है। अब देखो इसकी कार्यविधि क्या है, ठीक है। इसमें क्या है? जब इनपुट का मान बहुत कम होता है तो परिपथ जो है यानी जो सर्किट बना है वो वर्ग A प्रवर्धक के समान कार्य करता है। वर्ग A एम्पलीफायर, इसको आपने EDC में पढ़ा होगा। वर्ग A एम्पलीफायर में क्या करते हैं? उसका जो मतलब ऑपरेशन पॉइंट है, ठीक, ऑपरेटिंग पॉइंट, जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो कहाँ रखते हैं? वो लीनियर रीजन में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? लीनियर रीजन में रखते हैं। तो ये वर्ग A प्रवर्धक के समान कार्य करता है, अतः आउटपुट इनपुट के क्या हो जाता है? समानुपाती हो जाता है। जब क्या है? उच्च निगेटिव वोल्टेज ट्रांजिस्टर को कट ऑफ क्षेत्र में ले जाती है, जिससे संधारित्र C2 जो है वो चार्ज हो जाता है। ऑपरेटिंग बिंदु जो है, ऑपरेटिंग पॉइंट कट ऑफ क्षेत्र में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? कट ऑफ क्षेत्र में चला गया। अब जो है जब जो है इसका शिखर ट्रांजिस्टर को संतृप्त क्षेत्र में ले जाते हैं। शिखर का मतलब है पीक पॉइंट। पीक पॉइंट क्या करता है? ट्रांजिस्टर को फिर सैचुरेशन में ले जाता है। तो इस प्रकार कलेक्टर धारा के पॉजिटिव व निगेटिव शिखर क्या हो जाते हैं? क्लिप हो जाते हैं। पॉजिटिव तथा निगेटिव शिखर क्या होते हैं? क्लिप हो जाते हैं। सभी FM डिटेक्टर परिपथों के प्रॉपर वर्किंग हेतु लिमिटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन जो है रेशियो डिटेक्टर में लिमिटर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह स्वतः ही लिमिटिंग प्रदान करते हैं। तो जितने भी हम क्या पढ़ेंगे? FM डिटेक्टर पढ़ेंगे, उन सब में क्या करना पड़ता है? उन सब में जो है AM डिटेक्टर जो है एम्पलीट्यूड लिमिटर लगाना पड़ता है। किसका? एम्पलीट्यूड लिमिटर, जो क्या करता है? एम्पलीट्यूड को लिमिट करके उसको क्या बना देता है? उसको कांस्टेंट बना देता है। लेकिन जो रेशियो डिटेक्टर एक ऐसा है जिसमें क्या है? इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो इस थोड़ा सा समझ आए कि
इसको पढ़ना क्यों जरूरी था? क्योंकि जितने भी हमारे क्या हैं डिटेक्टर सर्किट हैं, उन सब के पहले ये लगाया जाता है, उन सब के पहले ये क्या किया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है, तो आप इसमें जितना आपको याद रहे उतना याद रखिए। ठीक है, इतना तो याद रह सकते हैं कि ये एक एम्पलीफायर है, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है, इसमें बीजेटी का यूज हुआ है। R1 R2 RE जो है ये क्या है, बाइसिंग रजिस्टर है, बाइसिंग रजिस्टर है। ठीक है, ये क्या है, ये जो है इनपुट ट्रांसफार्मर लगा है, ये आउटपुट ट्रांसफार्मर लगा है। जब क्या होता है कि निगेटिव वोल्टेज इस पे आती है तब ये कट ऑफ में चला जाता है, जब पॉजिटिव आता है तो ये सैचुरेशन में चला जाता है। ठीक है, सैचुरेशन में चला जाता है तो क्या करता है, जिससे जो है ऊपर और नीचे के क्या होते हैं, ऊपर और नीचे के क्या एम्पलीट्यूड्स कट हो जाते हैं। यहाँ पे जो करंट फ्लो होती है उनके एम्पलीट्यूड कट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है हम आयाम को लिमिट कर पाते हैं। अब चलते हैं कि हम देखते हैं, तो अब ये जो है लिखा है, ये लिखा हुआ है कंक्लूजन लिखा हुआ है। ये क्या है, ये कंक्लूजन लिखा हुआ है। तो आयाम लिमिटर वह परिपथ होते हैं जो EM तरंगों से आयाम मॉड्यूलेशन तथा आयाम मॉड्यूलेटेड शोर को समाप्त करता है। यह इसलिए आवश्यक होते हैं क्योंकि ट्रांसमिशन के समय FM सिग्नल में नॉइज के कारण आयाम परिवर्तन होते हैं तथा FM सिग्नल को डीमॉड्यूलेटेड करने से पूर्व इन आयाम परिवर्तनों को दूर करना आवश्यक होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है FM, ये लिखा हुआ है FM, ये लिखा है FM। परिपथ इस प्रकार कार्य करता है जिससे लिमिटिंग प्रक्रिया तब प्रारंभ होती है जब सिग्नल का आयाम प्रवर्धक को कट ऑफ से सैचुरेशन में ले जाने हेतु आयाम से अधिक हो जाता है। इस स्थिति में लिमिटर आउटपुट पर नियत आयाम को सिग्नल के का सिग्नल प्राप्त करते हैं, ये का सिग्नल प्राप्त करते हैं। ठीक है, का सिग्नल प्राप्त करते हैं। तो आप यदि वर्किंग ना याद हो तो आप ये जो मैंने लिखा है इसको याद कर लीजिए, ये उतना टफ भी नहीं है और आपका काम हो जाएगा, और सर्किट बनाना सीख लीजिए। अब इसके आगे चलते हैं कि हम देखते हैं FM डीमॉड्यूलेटर का जो प्रिंसिपल क्या है। FM जो डीमॉड्यूलेटर्स हैं इनका प्रिंसिपल क्या है, तो ये है FM डीमॉड्यूलेटर्स के प्रिंसिपल। ठीक है, FM डीमॉड्यूलेटर्स के प्रिंसिपल। ठीक, तो अब समझिए कि जब हमने मॉड्यूलेशन किया था, तो मॉड्यूलेशन किया था तो जब मॉड्यूलेशन किया था तो हमारी इंस्टेंटेनियस जो फ्रीक्वेंसी थी Fi वो किसके बराबर थी, Fc प्लस के एफ एम टी के, Fc प्लस के एफ एम टी। और Kf जो क्या है, Kf जो है फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी है, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी। तो ये सब मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन अब क्यों बता रहा हूँ इसका समझिए कि जो है जब हम मॉड्यूलेशन करते हैं FM मॉड्यूलेशन SFMT, ये हमने निकाल के लाई थी, क्या थी, AC cos 2 पाई FCT प्लस 2 पाई KF 0 से T MT और DT, ये हमारी आई थी। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है किस पे डिपेंड कर रही थी, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पर। तो ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के डायरेक्टली समानुपाती था, प्रोपोर्शनल था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो क्या है, FM सिग्नल की जो आवृत्ति थी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होती थी। क्या होती थी, इसके अनुसार परिवर्तित होती थी। अब इससे क्या करना है, अब इस सिग्नल से हमें MT निकालना है, मैसेज सिग्नल निकालना है। इसी को क्या कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं, हम जो है अपने मैसेज सिग्नल को जो है हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। अब क्या है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल से हमें अपने मैसेज सिग्नल को निकालना है। यही प्रक्रिया आपकी डीमॉड्यूलेशन है, यही प्रक्रिया क्या है, डीमॉड्यूलेशन है। तो वही चीज अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, तो क्या है, FM सिग्नल की जो आवृत्ति है वो मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज के अनुसार परिवर्तित होती है। ये बात हो गई कि इसके अनुसार परिवर्तित होती है। तो FM डीमॉड्यूलेशन अर्थात डिटेक्शन परिपथ में FM तरंग इनपुट के रूप में दी जाती है। FM डीमॉड्यूलेशन अर्थात
डिटेक्शन परिपथों में एफएम तरंग जो है वो इनपुट के रूप में दी जाती है तथा आउटपुट पर मूल मॉड्यूलेटिंग पुनः प्राप्त हो जाती है। मतलब पुनः मूल मॉड्यूलेटिंग तरंग जिसको हमने क्या किया था, मॉड्यूलेट किया था, यानी हमारी इंफॉर्मेशन जहां थी तो पुनः प्राप्त हो जाती है। तो एफएम सिग्नल के डिटेक्शन हेतु आवश्यक है कि डिटेक्शन परिपथ की आउटपुट वोल्टेज इनपुट सिग्नल की आवृत्ति के क्या हो, समानुपाती हो। मतलब जो डिमॉड्यूलेटर सर्किट है उसके जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होने चाहिए, इनपुट सिग्नल की आवृत्ति के समानुपाती होनी चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन हमारी कहाँ थी, फ्रीक्वेंसी में थी। इंफॉर्मेशन हमारी कहाँ थी, फ्रीक्वेंसी में थी। तो किसके समानुपाती होना चाहिए, इनपुट फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होना चाहिए आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो वही चीज है। तो यहाँ लिखा है अतः एफएम डिमॉड्यूलेटर एक प्रकार का आवृत्ति को आयाम में बदलने वाला परिपथ है। ठीक है, आवृत्ति को आयाम में बदलने वाला परिपथ होता है। यह रिसीवर द्वारा रिसीव किए गए एफएम सिग्नल के आवृत्ति विचलन यानी फ्रीक्वेंसी डेविएशंस को रेडियो आवृत्ति आयाम परिवर्तनों में क्या करता है, बदलता है। ठीक है, क्या करता है, एफएम जो डिमॉड्यूलेटर है एक प्रकार का आवृत्ति को आयाम में बदलने वाला परिपथ है। क्योंकि अब ये वाला पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, चलिए क्लियर करते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है कि जो है हमारा जो मैसेज होता है, हमारा जो क्या होता है मैसेज होता है, वो लगभग लगभग क्या मैसेज क्या होता है, ये हमारा मैसेज होता है, ये मैसेज होता है। ठीक है, ये मैसेज होता है, या फिर क्या होता है, ये हमारा मैसेज होता है, ये हमारा क्या होता है, मैसेज होता है, मैसेज सिग्नल। ये हमारी इंफॉर्मेशन है, क्या होती है, एम टी बराबर ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी, ये हमारी इंफॉर्मेशन थी। तो हमें इस वाले सिग्नल से क्या है, इस वाले सिग्नल से हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो यानी ये यहाँ है, फ्रिक्वेंसी में है, फ्रिक्वेंसी में हमें ये निकालना है। ठीक है, तो यानी हम क्या करें कि ऐसा सर्किट हो हमारे पास, ऐसा सर्किट हो जिसमें हम क्या इनपुट फ्रिक्वेंसी अप्लाई करें और हमें क्या है आउटपुट पे क्या मिले, आउटपुट पे वोल्टेज मिले। तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज हो वो किसके, इनपुट फ्रिक्वेंसी के समानुपाती हो। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा हमारा वर्जिनल जो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो वही चीज यहाँ लिखी, यह रिसीवर द्वारा, यह एफएम मॉड्यूलेटर एक प्रकार का आवृत्ति को आयाम में बदलने वाला जो है क्या है, सर्किट है। आयाम फ्रीक्वेंसी टू एम्पलीट्यूड चेंजर, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन कैसी थी, उस फॉर्म में थी। ठीक है, यह रिसीवर द्वारा रिसीव किए गए एफएम सिग्नल के आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी डेविएशंस को ऑडियो आवृत्ति आयाम परिवर्तनों में क्या करता है, बदलता है। यह कन्वर्जन एफिशिएंटली तथा लीनियर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एफिशिएंटली मतलब दक्षता पूर्वक, ठीक है, और रेखीय होना चाहिए, जिससे हमें जो है जैसा हमने सिग्नल भेजा था वैसा ही सिग्नल हमें प्राप्त हो जाए। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो देखो यहाँ क्या लिखा है, एफएम डिटेक्शन में पहले एफएम सिग्नल को आयाम मॉड्यूलेशन में परिवर्तित किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, एफएम सिग्नल को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, आयाम मॉड्यूलेशन में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात नियत आयाम की एफएम वोल्टेज को ऐसे सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है जो एफएम तथा एएम दोनों प्रकार से मॉड्यूलेटेड होती है, तथा फिर डायोड डिटेक्टर परिपथ द्वारा मूल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल प्राप्त किया जाता है। मूल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल प्राप्त किया जाता है। अब डायोड डिटेक्टर हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें क्या होता था, डायोड डिटेक्टर में क्या होता था, एक डायोड होता था, एक क्या होता था, एक ऐसा डायोड होता था। ठीक है, और ये होता था इसके यहाँ पे लगा होता था कैपेसिटर, यहाँ पे क्या लगा होता था, कैपेसिटर, और यहाँ अप्लाई करते थे, यहाँ अप्लाई करते थे मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यहाँ पे अप्लाई करते थे मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाता था, यहाँ पे हमें मिल जाता था हमारा आउटपुट। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा था। ठीक है, अब ये ऐसा था, ये था डायोड डिटेक्टर। अब इसी का यूज करके जितने भी हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर सर्किट हैं, सब में आपको ऐसा ही दिखेगा। इस इसी टाइप का कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूँ। अब किसका यूज करके, डायोड डिटेक्टर परिपथ द्वारा मूल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल प्राप्त किया जाता है।
डायोड डिटेक्टर द्वारा मूल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल प्राप्त किया जाता है। अब एफएम डिटेक्शन है तो परिपथों में स्लोप डिटेक्टर पहला कौन सा है? एक है स्लोप डिटेक्टर होता है, बैलेंस स्लोप डिटेक्टर होता है, पोस्टर सिले डिस्क्रिमिनेटर होता है, और रेशियो डिटेक्टर होता है, और क्वाड्रेचर डिटेक्टर होता है। मेनली आपको पढ़ने पड़ेंगे दो, कौन कौन से? बैलेंस स्लोप डिटेक्टर और दूसरा है पोस्टर। मेनली आपको पढ़ने हैं क्वाड्रेचर और पोस्टर सिले। यदि एक ही पढ़ना है तो पोस्टर सिले पढ़िए, लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जाइए। आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टर सिले, पोस्टर सिले डिस्क्रिमिनेटर। उसके बाद यदि कहा जाए तो बैलेंस स्लोप डिटेक्टर और उसके बाद क्वाड्रेचर डिटेक्टर। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है। अनुपातिक डिटेक्टर जो है पढ़ना होता है, लेकिन उतना आपका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यदि मेरी मानिए तो आप जो है ये सभी पढ़ लीजिए, क्योंकि क्या है ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जब एक बार आप पढ़ चुके होंगे तो मान लो कुछ ऊपर नीचे भी होता है तो आप मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो अब 1 बाय 1 करके हम सबको क्या करते हैं, एक एक करके समझते हैं। तो ये है स्लोप डिटेक्शन सर्किट। तो स्लोप डिटेक्शन सर्किट में क्या होता है? स्लोप डिटेक्शन का सिद्धांत समांतर ट्यून्ड परिपथ की कार्य प्रणाली पर आधारित होता है। समांतर ट्यून्ड परिपथ क्या होता है कि एक यल होता है, एक यल होता है, देखो कि क्या होता है, एक यल होता है ऐसे, और इसके पैरेलल में एक सी होता है। इन दोनों को क्या बोलते हैं? एलसी ट्यून्ड परिपथ। इनको क्या बोलते हैं? एलसी ट्यून्ड परिपथ। यल एक्सएल, ये यल है, ठीक है। तो एक्सएल बराबर एक्सी जब हो जाता है तो रेजोनेंस क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? रेजोनेंस। इसको कहते हैं एफ नॉट, और इसकी ये फ्रीक्वेंसी होती है 2 पाई अंडर रूट एलसी, 2 पाई अंडर रूट एलसी। ये रेजोनेंस क्रिएट होता है। तो देखो जितने भी हमारे डी मॉड्यूलेटर सर्किट हैं, जितने भी हमारे डी मॉड्यूलेटर सर्किट हैं, सब में जो है एलसी ट्यून्ड परिपथ लगा हुआ है, एलसी ट्यून्ड परिपथ लगा हुआ है। और इसके सीरीज में क्या लगा है? इसके सीरीज में लगा है एक, इसके सीरीज में क्या लिखा लगा है? डायोड डिटेक्शन। डायोड डिटेक्शन में क्या होता है? एक डायोड होता है और एक जो है इसके सीरीज में ऐसे लगा होता है, इसके सीरीज में लगा होता है सी, कैपेसिटर। इसके सीरीज में क्या लगा होता है? कैपेसिटर। इसके सीरीज में क्या लगा होता है? कैपेसिटर, ठीक। इसके सीरीज में क्या लगा होता है? कैपेसिटर। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? डायोड डिटेक्शन। क्या बोलते हैं? डायोड डिटेक्शन। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ परिपथ है, इसमें भी कुछ ऐसा ही परिपथ है। तो ये किस पे होता है? समांतर ट्यून्ड परिपथ के कार्य प्रणाली पर क्या है? आधारित होता है। किसी ट्यून्ड परिपथ की आउटपुट वोल्टेज इनपुट आवृत्ति पर निर्भर करती है। जैसे ही उसकी जो उसकी इनपुट फ्रीक्वेंसी आएगी उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज होगा। तो अनुनाद आवृत्ति पर आउटपुट अधिकतम होती है। अनुनाद फ्रीक्वेंसी यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर जो है आउटपुट हमारी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। आउटपुट क्या होती है? मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो आउटपुट अनुनाद आवृत्ति पे मैक्सिमम मिलेगा आपको इस सर्किट में। तो देखो क्या है, एक एलसी समांतर परिपथ के अभिलक्षण चित्र में प्रदर्शित हैं, ठीक है। स्लोप डिटेक्शन में एलसी परिपथ की अनुनाद आवृत्ति, ठीक है, ये क्या है? ये एफसी से कुछ अधिक रखी जाती है, एफसी से कुछ अधिक रखी जाती है, ठीक है। एफसी से कुछ अधिक रखने का रीजन ये होता है कि हम जो है अपना जो काम कर रहे हैं हमारे, उसके लिए क्या हमको लीनियर रीजन मिल सके, उसके लिए क्या मिल सके? लीनियर रीजन मिल सके। तो एफसी से कुछ अधिक रखी जाती है। एफएम सिग्नल की आवृत्ति कैरियर आवृत्ति से अधिक या कम होती रहती है। एफएम सिग्नल की जो आवृत्ति होगी यानी एफ आई ये क्या होती रहेगी? एफसी से ज्यादा होगी या एफसी से कम होगी। ये क्या होगा? एफसी प्लस माइनस डेल्टा एफ, ऐसा होता रहता है, ठीक है। ये है फ्रीक्वेंसी डेविएशन। फ्रीक्वेंसी डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन निगेटिव भी हो सकता है। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो एफसी से वैल्यू आगे जाएगी, और जब ये निगेटिव होगा तो एफसी से वैल्यू पीछे आएगी। तो
ये क्या है अधिक या कम होती रहती है, ये पॉइंट हो गया। अब देखो इसके बाद जो है, इसके बाद ये वाला लिखा है, यदि एफएम सिग्नल को आवृत्ति बढ़ती है, यदि एफएम सिग्नल की आवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, बढ़ता है, आउटपुट वोल्टेज हमारा बढ़ता है। यदि एफएम सिग्नल की आवृत्ति घटती है तो आउटपुट वोल्टेज भी हमारा क्या होता है, कम होता है, आउटपुट वोल्टेज भी हमारा कम होता है। अब देखो ये क्या है, ये एलसी परिपथ का, एलसी परिपथ का कैरेक्टरिस्टिक बना है, क्या है, एलसी परिपथ का जो है कैरेक्टरिस्टिक है, यानी समांतर एलसी परिपथ का आवृत्ति अनुक्रिया वक्र। यहां पर देखो, यहां पर क्या है, वोल्टेज हमारा मैक्सिमम है, ये क्या है, वी मैक्स है, ये क्या है, वी मैक्स है, और ये एफ नॉट जो है, एफ नॉट क्या है, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, क्या, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, वी मैक्स है, क्या, वी मैक्स। तो रेजोनेंस पर बी आउटपुट जो होता है वो मैक्सिमम होता है। अब देखो कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है तो एफसी से काफी ज्यादा रखी जाती है, एफसी से काफी ज्यादा रखी जाती है। आप कहोगे कि सर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम डिसाइड करते हैं या सर्किट डिसाइड करता है, तो बेटा हम डिसाइड करते हैं। कैसे, कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है ये एफ नॉट 1/2 पाई अंडर रूट एल सी के है, एल और सी की वैल्यू को चेंज करके एफ नॉट को हम चेंज कर सकते हैं, एफ नॉट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है, कैरियर फ्रीक्वेंसी एफसी से कुछ अधिक रखी जाती है, अनुनाद आवृत्ति जो है वो एफसी से कुछ अधिक रखी जाती है, ये कैरियर फ्रीक्वेंसी है, और अनुनाद आवृत्ति F0 है, F0, ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब देखो इसकी वर्किंग समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लो, क्या है, ये एल है और ये सी है, तो एलसी का जो है समांतर परिपथ हो गया, एलसी का क्या हो गया, समांतर परिपथ हो गया। ये क्या है, ये इनपुट पर क्या लगा हुआ है, इनपुट पर लगा हुआ है ट्रांसफार्मर, इनपुट पर क्या लगा है, ट्रांसफार्मर। यहां से एफएम वेव हम अप्लाई करते हैं, ये हो गया एलसी का समांतर परिपथ, ये हो गया आपका डायोड, और ये हो गया सी, तो ये डायोड डिटेक्शन हो गया, डायोड डिटेक्शन हो गया। और आरएल के क्रॉस जो है हमें आउटपुट मिलेगा, आरएल हमारा क्या है, लोड है, इसके अक्रॉस क्या मिलेगा, डीमॉड्यूलेटेड वेव मिलेगी, यानी वर्जिनल इंफॉर्मेशन, क्या मिलेगी, वर्जिनल इंफॉर्मेशन, यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिसको हमने क्या किया था, मॉड्यूलेट किया था, अब उसको हम क्या करेंगे, पुनः रिकवर करेंगे। तो देखो क्या है कि यहाँ जो है, यहाँ ये एफ नॉट है, तो ए है एफ नॉट, तो एफ नॉट से एफ सी क्या होता है, कम रखा जाता है, या यूं कहें कि एफ सी से एफ नॉट कुछ अधिक रखा जाता है, ये अधिक रखा गया। अब एफ सी से जो है जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यानी डेल्टा एफ जब पॉजिटिव होगा तो फ्रीक्वेंसी एफ सी से बढ़ जाएगी, तो आउटपुट हमारा क्या मिलेगा, बढ़ा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, आउटपुट हमें क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। और जब एफसी से ये वैल्यू कम हो जाएगी तो आउटपुट हमारा कम मिलेगा। ये हमारा ये जो है ये बना हुआ है, ये क्या है, ये रिस्पांस है, ये क्या है, रिस्पांस ऑफ सर्किट है, या यूं कहें कि ये जो है क्या, स्लोप डिटेक्टर का जो है, स्लोप डिटेक्टर का जो है, ये क्या है, स्लोप डिटेक्टर का जो है क्या है, स्लोप डिटेक्टर का रिस्पांस लिख लें, ठीक है, रिस्पांस ऑफ स्लोप डिटेक्टर, यहाँ क्या लिख दें, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें जिससे आपको आसानी दिखे, यहाँ लिख दें फिगर, फिगर, ये फिगर, रिस्पांस, रिस्पांस ऑफ स्लोप डिटेक्टर, रिस्पांस ऑफ स्लोप डिटेक्टर, डिटेक्टर, स्लोप डिटेक्टर का रिस्पांस, ये कौन सा फिगर है, ये स्लोप, स्लोप डिटेक्टर, डिटेक्टर सर्किट, ये क्या है, स्लोप डिटेक्टर सर्किट है। अब देखो लिखना कैसे, क्या करना है, लिखना कैसे, तो देखो ये क्या है, कार्यविधि, ऑपरेशन, ये क्या है, ऑपरेशन। तो ऑपरेशन में कैसे लिखना है कि एक एलसी परिपथ, एक एलसी परिपथ, क्या है, एक एलसी परिपथ की
अनुनाद आवृत्ति कैरियर आवृत्ति से अधिक रखी जाती है। अनुनाद आवृत्ति कैरियर आवृत्ति से अधिक रखी जाती है। जो इसका F0 है, F0 कैरियर आवृत्ति से अधिक रखा जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। चूंकि ट्यून्ड परिपथ की प्रतिबाधा इनपुट आवृत्ति से कम होती है, अतः कैरियर आवृत्ति पर आउटपुट वोल्टेज अनुनाद आवृत्ति पर वोल्टेज से कम होती है। ठीक है, क्या है यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है आपको कम दिखा होगा। यहाँ पर जो होता है तो वोल्टेज और ज्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्रतिबाधा कम होती है। प्रतिबाधा क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे आर, यहाँ पे मैक्सिमम होता है, यहाँ पे क्या होता है, कम होती है, प्रतिबाधा कम होती है। तो इसके वजह से यहाँ पर वोल्टेज कम मिलता है, यहाँ पर वोल्टेज कम मिलता है। ठीक है, तो चूंकि ट्यून्ड परिपथ की प्रतिबाधा इनपुट आवृत्ति से कम होती है, अतः कैरियर आवृत्ति पर आउटपुट वोल्टेज अनुनाद आवृत्ति पर आउटपुट वोल्टेज से कम प्राप्त होता है। ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको लिख देने हैं। इसके बाद क्या है, यदि एफएम सिग्नल का विचलन पॉजिटिव होगा, यदि इसका विचलन डेल्टा एफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन पॉजिटिव होगा तो आउटपुट हमें ज्यादा मिलेगा पॉजिटिव की साइड, और यदि आवृत्ति विचलन कम होगा तो क्या मिलेगा, कम मिलेगा, आउटपुट हमें कम मिलेगा। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज कम मिलेगा। तो वही लिखा है, यदि एफएम सिग्नल का विचलन पॉजिटिव होगा तो एफएम सिग्नल की आवृत्ति बढ़ेगी, चित्र बी में से स्पष्ट है, और आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ेगी, आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ेगी। इस प्रकार एफएम सिग्नल में निगेटिव आवृत्ति विचलन होने पर एफएम सिग्नल की आवृत्ति कम होगी, जिससे आउटपुट वोल्टेज भी कम होगी। वही आपको यहाँ दिख भी रहा है, वही आपको यहाँ दिख भी रहा है। तो ये फिगर बी है, ये फिगर बी है। यदि इसको लिखें तो ये फिगर है, ये फिगर है बी, ये फिगर है बी, और ये फिगर है ए, ये फिगर है ए। तो आप जो है इसको लिख लीजिए। अब इसके आगे जब हम बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं तो इसके कुछ जो स्लोप डिटेक्टर के जो क्या है डीमेरिट्स हैं, इनको भी देख लेते हैं। स्लोप डिटेक्टर की डीमेरिट्स क्या हैं, स्लोप डिटेक्टर की डीमेरिट्स क्या हैं। तो ये स्लोप डिटेक्टर के दोष, स्लोप डिटेक्टर के दोष, इसमें क्या है, एलसी सर्किट की अनुक्रिया पूर्णतः रेखीय नहीं होती, लीनियर नहीं होती, जिससे आउटपुट में विरूपण आ जाते हैं। क्या होते हैं, विरूपण आ जाते हैं। अतः इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज सीमित होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, सीमित होती, लिमिटेड फ्रीक्वेंसी रेंज। दूसरा क्या है, यह आयाम परिवर्तनों को रिजेक्ट नहीं करता, अर्थात यद्यपि एक आइडियल एफएम डिटेक्टर को केवल आवृत्ति परिवर्तनों के अनुसार आउटपुट प्रदान करनी चाहिए, जबकि स्लोप डिटेक्टर की आउटपुट आयाम परिवर्तनों पर भी निर्भर करती है, आयाम परिवर्तनों पर भी क्या करती है, निर्भर करती है। इसका दूसरा जो है दोष। तीसरा दोष क्या है, स्लोप डिटेक्टर में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी व प्राइमरी कुंडलियों को एडजस्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर को सूक्ष्म अंतर वाली आवृत्तियों पर ट्यून करना पड़ता है, सूक्ष्म अंतर वाली आवृत्तियों पर क्या करना पड़ता है, ट्यून करना पड़ता है। अब इसके बाद जो है ये बैलेंस स्लोप डिटेक्टर, ये हम पढ़ेंगे। बैलेंस स्लोप डिटेक्टर में क्या होता है, बैलेंस स्लोप डिटेक्टर में क्या होता है, हम क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर के बैलेंस स्लोप डिटेक्टर वह परिपथ होता है जिसमें दो स्लोप डिटेक्टर्स को एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी के विपरीत सिरों पर बैक टू बैक संयोजित किया जाता है। मतलब दो स्लोप डिटेक्टर्स को हमने क्या किया, लिया, दो स्लोप डिटेक्टर्स को हमने लिया और उनको क्या किया, उनको बैक टू बैक जो है कनेक्ट कर दिया। कैसे, एक ऊपर लगा दिया और एक नीचे लगा दिया, अभी फिगर से समझाएंगे। तो बैक टू बैक हम क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। इसको थोड़ा सही से देखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आप देखो प्रत्येक ट्यून्ड, देखो क्या लिखा है, प्रत्येक ट्यून्ड परिपथों यानी सर्किट्स को डायोड डिटेक्टर से संयोजित किया जाता है। किससे, डायोड डिटेक्टर से संयोजित किया जाता है। जितने भी इसमें जो है आपको पढ़ने हैं एफएम डिटेक्टर, उनमें सब में जो है डायोड डिटेक्टर जैसा सर्किट है,
उन सब में क्या है, डायोड डिटेक्टर जैसा सर्किट है। मतलब एक डायोड है या दो डायोड हैं, उसके साथ में एक जो है सी लगा हुआ है, तो ऐसा ही सब में है। तो इसमें क्या है, डायोड डिटेक्टर से संयोजित किया जाता है। प्रत्येक ट्यून्ड परिपथ को क्या किया जाता है, डायोड डिटेक्टर से संयोजित किया जाता है। जैसा कि अभी हम पीछे जो देख के आए, ये क्या है, इसके आगे का ये जो डायोड और ये सी, ये क्या है, डायोड डिटेक्टर है। ये दोनों मिलके एक डायोड डिटेक्टर है। अब एलसी ट्यून्ड परिपथ है, इससे क्या कि इस परिपथ से इसको कनेक्ट कर दिया है। कितना आसान है, ये क्या है, डायोड डिटेक्टर है और इससे इसको कनेक्ट कर दिया गया है। आसान है। अब ये इसी को एक ऊपर रखा जाए और इसके नीचे एक दूसरा लगा दिया जाए, तो उससे बनता है बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। तो ये क्या करता है, दोनों डायोड डिटेक्टरों के लोड को सीरीज में संयोजित करके दोनों को क्या कर देते हैं, सीरीज में हम कंबाइंड कर देते हैं। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस आउटपुट ली जाती है, जिससे यह आउटपुट दोनों डिटेक्टरों की व्यक्तिगत आउटपुट यानी इंडिविजुअल आउटपुट का डिफरेंस होती है। इन दोनों का जो आउटपुट होगा उसका क्या होगी, ये डिफरेंस होगी। तो आइए अब इसको हम समझते हैं। ये बना हुआ है, तो ये एल और सी, ये एल और सी हो गया। ये एल, मान लो ये L1 है, सॉरी ये क्या है, ये है L1, ये है L1, ठीक, ये है L1 और ये है C1। ये क्या हो गया, L और C का समांतर परिपथ हो गया। यही हो गया L और C का समांतर परिपथ। मान लो ये L2 है और ये C2 है, L2 C2 का समांतर परिपथ हो गया। अब ये क्या है, ये जब B से ऐसे कनेक्ट होता है तो इसको बोलते हैं सेंटर टैप। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर टैप। ये क्या करता है, जितनी वोल्टेज मान लो हमने यहाँ अप्लाई की, उन उसको उतनी ही वोल्टेज ये क्या करता है, दोनों जगह, मतलब BM प्लस माइनस BM और प्लस माइनस BM। तो हमको जो है ट्रांसफार्मर की एक अच्छी प्रॉपर्टी ये पता होगी कि यदि किसी आउटपुट को डबल, किसी अप्लाइड इनपुट वोल्टेज को क्या कर देना है, डबल कर देना है, तो जो दूसरी सेकेंडरी कॉइल होगी उसमें कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ टर्न डबल होने चाहिए। जस्ट क्या होने चाहिए, डबल होने चाहिए। आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता कोई बात नहीं। तो L1 C1 हो गया और L2 C2 हो गया। इसको बोल देते हैं हम T1 और इसको बोल देते हैं T2। आपको ऐसा कभी भूलेगा नहीं। आप देखो D1 है, इसके अक्रॉस एक C1 लगा, इसको लिखिए चाहे ना लिखिए। ये क्या है, डायोड डिटेक्टर। ये क्या है, डायोड डिटेक्टर। और यहाँ क्या है, ये डायोड लगा है और सी लगा है, ये क्या मिलके बन गया, डायोड डिटेक्टर। ये ऊपर से ऐसे कनेक्ट है और ये देखो ऐसे, इसी को क्या किया जाए, ये इसको उलट दिया जाए तो ये ऐसा, तो इन दोनों को क्या किया, बैक टू बैक कनेक्ट कर दिया। और यहाँ क्या है, यहाँ पे इसको RL1 बोल दें, इसको RL2 बोल दें, बोलना चाहे तो, अदरवाइज कोई बात नहीं। ये दोनों के लोड को किस में कनेक्ट कर दिया गया, सीरीज में। देखो ये एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट है, तो ये सीरीज कनेक्शन। और यहाँ जो है आउटपुट मिलेगा, यहाँ कैसा मिलेगा, डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट, यहाँ से आउटपुट मिल जाएगा। तो ये आपको आई होप फिगर समझ आ गया होगा। अब इसी को हमें समझना है, इसी को क्या है, पढ़ना है। तो इसकी कार्यप्रणाली समझो कि बैलेंस स्लोप डिटेक्टर में क्या करते हैं, दो स्लोप डिटेक्टर होते हैं। दो क्या होते हैं, स्लोप डिटेक्टर होते हैं। यानी स्लोप डिटेक्टर यानी कैसा, ट्यून्ड परिपथ। स्लोप डिटेक्टर कैसा, यानी ट्यून्ड परिपथ। तो एक जो है सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर के विपरीत सिरों में बैक टू बैक क्या है, संयोजित किए गए हैं। ठीक है, ये एक सेंटर टैप देखो ट्रांसफार्मर है, ये विपरीत में क्या है, बैक टू बैक एक दूसरे से संयोजित किए गए हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके बाद देखो एक ट्यून्ड परिपथ T1 जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी fc प्लस डेल्टा एफ है। डेल्टा एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन होता है। डेल्टा एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन। fc प्लस डेल्टा एफ है, पर ट्यून्ड होता है। दूसरा क्या है T2, एफ नॉट माइनस, सॉरी एफ नॉट नहीं होना चाहिए, इसको fc करो बेटा, इसको क्या है, इसको करो fc माइनस डेल्टा एफ पर ट्यून्ड होता है। तो पहला fc प्लस डेल्टा एफ पर ट्यून्ड होता है, दूसरा जो T2 क्या है, fc माइनस डेल्टा एफ पर ट्यून्ड होता है। ये चीज हो गई। अब प्रत्येक ट्यून्ड परिपथ जो है वो एक डायोड डिटेक्टर से संयोजित होता है। जैसा कि बताया, ये देख लो कि प्रत्येक ट्यून्ड परिपथ एक डायोड डिटेक्टर से संयोजित है। ये डायोड डिटेक्टर से संयोजित है, ये जो है दोनों मिलकर ये क्या है, डायोड डिटेक्टर ए, और ये मिलकर डायोड डिटेक्टर, और इन दोनों से संयोजित है।
और ये दोनों क्या है, इससे संयोजित है। तो प्रत्येक डायोड डिटेक्टर से संयोजित है, वही लिखा है। ठीक है, किया जाता है। दोनों डायोड डिटेक्टर के लोड को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया, जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है, सीरीज में कनेक्ट। इन लोड प्रतिरोध में धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं। देखो धाराएं कैसे, इसमें जो धारा करंट फ्लो होगी ये इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, और इसमें जो करंट फ्लो होगी वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, मतलब इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। ये प्लस माइनस ऐसे मिलेगा और ये प्लस माइनस ऐसे मिलेगा। यदि यहाँ आउटपुट क्या हमें केबीएल लगाएं, ठीक है, यहाँ पे केबीएल लगाएं तो ये प्लस और ये माइनस आएगा, मतलब दोनों का आउटपुट जो होगा वो उनका डिफरेंस मिलेगा। इन दोनों का क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन दोनों में क्या है, करंट्स कैसे फ्लो होंगी, विपरीत दिशा में फ्लो होंगी, क्योंकि ये करंट को इधर जाने में अलाउ करेगा और ये करंट को इधर जाने में अलाउ करेगा। अब मान लो कि ये ऊपर इस सर्किट में फ्लो होना चाहे तो नहीं होने देगा, ये इस सर्किट में फ्लो होना चाहे नहीं होने देगा, तो ये करंट कहाँ होगी, इधर लौट जाएगी, ये इधर से आएगी, इधर लौट जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऐसा हो गया। तो धाराएं क्या विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं तथा आउटपुट वोल्टेज दोनों डिटेक्टरों की आउटपुट वोल्टेज का अंतर होती है। दोनों डिटेक्टर से जो आउटपुट मिलेगा उन दोनों का क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। उन दोनों का क्या होगा, डिफरेंस मिलेगा। अब देखो इसके आगे चलते हैं। तो यदि एफएम सिग्नल आवृत्ति विचलन यानी फ्रीक्वेंसी डेविएशन डेल्टा एफ पॉजिटिव होता है तो T1 की आउटपुट T2 से अधिक होती है। ठीक है, T2 से अधिक होती है, जिससे पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होती है। यदि एफएम सिग्नल की आवृत्ति विचलन डेल्टा एफ निगेटिव हो तो T2 की आउटपुट T1 से क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, यदि एफएम सिग्नल का आवृत्ति विचलन डेल्टा एफ निगेटिव होता है तो T2 की जो आउटपुट होगी वो T1 से क्या होगी, अधिक होगी, जिससे निगेटिव आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होती है। बैलेंस स्लोप डिटेक्टर एस आकार का अभिलक्षण प्राप्त होती है। इससे क्या होता है, एस आकार का अभिलक्षण प्राप्त होता है। एस आकार का क्या है, अभिलक्षण प्राप्त होता है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो देखो कि क्या है कि यदि डेल्टा एफ पॉजिटिव है तो ये वाली वोल्टेज क्या होगी, ये वाली वोल्टेज ज्यादा होगी। ठीक है, ये वाली वोल्टेज ज्यादा होगी। अब देखो डेल्टा एफ क्या है, वो निगेटिव है तो T2 की वोल्टेज ज्यादा होगी। ये वाली कम है और ये वाली ज्यादा है तो आउटपुट क्या है, प्लस और माइनस। ये तो कैसा मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। यदि ये वाली ज्यादा ये वाली कम है तो आउटपुट कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो हमें आउटपुट मिल गया। ठीक है, आउटपुट पे हमें हमारा सिग्नल मिल गया। तो ये था आपका बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। तो ये इंपॉर्टेंट है स्लोप डिटेक्टर की अपेक्षा, क्यों, क्योंकि इसमें दो स्लोप डिटेक्टर अटैच किए गए हैं। यदि आप बैलेंस पढ़ लेते हो तो स्लोप डिटेक्टर तो इजीली आ गया आपको। ठीक है, अब देखो इसका जो है ये एस आकार के जो अभिलक्षण मिलता है, ये क्या है, ये एस आकार, आपको ये एस जैसा कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या है, एफ सी प्लस डेल्टा एफ, सॉरी इसको मैं ऐसा ना करूं, नहीं उसमें कुछ, ये क्या है, एफ सी प्लस डेल्टा एफ है, एफ सी प्लस डेल्टा एफ है। और यहाँ क्या है, एफ सी माइनस डेल्टा एफ है, एफ सी माइनस डेल्टा एफ। और ये क्या है, ये और ये क्या है, यूजफुल रेंज है, क्योंकि यहाँ से यहाँ हमको लीनियर दिख रहा है, लीनियर रीजन दिख रहा है। तो लीनियर रीजन में ही हम क्या करते हैं, ऑपरेट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, ऑपरेट करवाते हैं। तो ये हमारा लीनियर, तो ये कैसी है, ये यूजफुल रेंज है। ये क्या है, यूजफुल रेंज है। और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा आउटपुट वोल्टेज वी आउट। और यहाँ पे क्या हम देंगे, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। क्या देंगे, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। और ये क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे यूजफुल रेंज। इसको क्या लिख देंगे, यहाँ से यहाँ यूजफुल रेंज, यूजफुल रेंज, AFU है, यूजफुल रेंज यानी उपयोगी रेंज। तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, इसका ये इस फिगर का क्या नाम हो गया, ये फिगर हो गया, फिगर आपका हो गया ये बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। कैसा, बैलेंस्ड स्लोप डिटेक्टर, स्लोप डिटेक्टर, बैलेंस्ड स्लोप डिटेक्टर, ये हो गया बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। आई होप आपको यहां तक आया होगा समझ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
यद्यपि जो है बैलेंस स्लोप डिटेक्टर की दक्षता जो होती है, एफिशिएंसी अधिक होती है, इसकी क्या होती है, दक्षता जो होती है वो काफी अधिक होती है, किंतु इसका अलाइनमेंट मुश्किल होता है, क्योंकि 3 आवृत्तियों एफसी, एफसी, एफसी प्लस डेल्टा एफ, एफसी माइनस डेल्टा एफ के लिए ट्रांसफार्मर की कुंडलियों को एडजस्ट करना पड़ता है। इसकी लीनियरिटी जो है एकल स्लोप डिटेक्टर से बेहतर होती है, एकल स्लोप डिटेक्टर से क्या होती है, बेहतर होती है। तो ये हो गया इसका, ये इसका हो गया ओवरऑल समरी। ठीक है, ये इसकी हो गई ओवरऑल समरी। आई होप ये आपको यहाँ तक आया होगा समझ। अब इसके आगे और बढ़ते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको क्या दिख रहा है, फेज डिस्क्रिमिनेटर या पोस्टर सीले डिस्क्रिमिनेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3-4 यदि आप बुक मतलब कहीं लिख रहे हैं तो 3-4 बार वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लो। ठीक है, जितनी बार आप इसको इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं उतनी बार इसको क्या लिखिए, इंपॉर्टेंट लिखिए। अब इसको समझते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई ऐसा नहीं जादू होने वाला है कि आपको कुछ अलग पढ़ना है पूरा वही। इसमें भी एलसी सर्किट होगा, इसमें भी जो है स्लोप डिटेक्टर होगा, लेकिन वो किस फॉर्म में होगा वो अभी दिखाते हैं। देखो इसका प्रिंसिपल क्या है, ये एक ट्यून्ड ट्रांसफार्मर की प्राइमरी व सेकेंडरी कुंडलियों के मध्य क्या होता है, फेज शिफ्ट फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। जो प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडलियों के मध्य जो है फेज शिफ्ट होता है वो किस पर निर्भर करता है, वो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। अनुनाद आवृत्ति पर सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है, 90 डिग्री लैग करती है। अब देखो प्राइमरी वोल्टेज से सेकेंडरी वोल्टेज, यानी प्राइमरी वोल्टेज जो होती है वो पहले पहुंच जाती है और सेकेंडरी वोल्टेज जो है 90 डिग्री बाद पहुंचती है। ठीक है, ऐसा समझ लो कि ये क्या है, ये है और ये है। आप जो है किधर को चल रहे हैं, इधर को चल रहे हैं, तो ये इतना पहले पहुंच गया, ये इतना लेट है। इसको जाने में यहां से मैं ये सिलेक्ट कर लूं, ये यहां से यहां तक जाएगा तो ये 90 डिग्री घूम कर जाएगा, ये इतना इससे पीछे है। तो ये क्या है, ये लिखा है सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से, तो यहाँ है प्राइमरी वोल्टेज बीपी, और ये क्या है बीएस, ये सेकेंडरी वोल्टेज है, प्राइमरी वोल्टेज आगे है। ठीक है, तो ये तो हो गया समझने की बात। ठीक है, तो क्या है 90 डिग्री पश्चिगामी होता है। तो यह फेज शिफ्ट आवृत्ति घटने पर घटती है और आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है। इस पॉइंट को जो है 3-4 बार क्या करो, इन नोट मारो। ठीक है, क्या है फेज शिफ्ट जो है आवृत्ति घटने पर घटता है और आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ता है। तो एफएम सिग्नल को 90 डिग्री फेज शिफ्ट करके ट्यून्ड सर्किट की आउटपुट को से वेक्टरली मतलब सदस्यीय जोड़ा जा सकता है। वेक्टरली मतलब, वेक्टरली का मतलब है वेक्टर फॉर्म में इसका एडिशन हो सकता है। कैसा, वेक्टर फॉर्म में एडिशन हो सकता है। तो एफएम सिग्नल में आवृत्ति विचलन होने पर आवृत्ति परिवर्तन होते हैं, जिससे आउटपुट क्या होती है, परिवर्तित होती है। आउटपुट क्या होती है बेटा, परिवर्तित होती है। अब इसको हम देखो सबसे पहले फिगर समझेंगे। तो ये बना हुआ है, ये क्या है, यहां से यहां तक जो वोल्टेज है इसको बोलेंगे वीपी, और ये है वीए और ये है वीबी, ये है वी और वी, ये क्या है वी और बी, वी बी। ठीक, ठीक है, तो ये सी है और ये कैसा है, ये वेरिएबल कैपेसिटर है। कैसा, वेरिएबल। और यहाँ जो है एफएम वेव, यहाँ पे क्या है एफएम लगाई गई है, यहाँ पे क्या है एफएम वेव कनेक्ट की गई है, इस पे एफएम वेव जो है ऐसे कनेक्ट की गई है। यहाँ पे एफएम एफएम वेव, ये एफएम वेव है, यहाँ पे एफएम वेव। अब देखो ये एल और सी का कॉम्बिनेशन ऐसा बना हुआ है, ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का है, तो ये आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, और क्या है इसमें यल जो है एक ऐसे लगा होता है, एक यल ऐसे कनेक्ट होता है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये एक तो ए अरेंजमेंट ऐसा होता है और एक यल ऐसे लगा होता है। प्लस में ये एक डायोड D1, एक डायोड D1 है, इसके ये जो है ये क्या है डायोड डिटेक्टर, और एक डायोड डिटेक्टर ए है, डायोड डिटेक्टर। तो ये दोनों क्या है डायोड डिटेक्टर है, VD1 और VD2। ठीक है, और तो सेम है, एक यल जो है सेंटर टाइप वाली लाइन में ऐसे कनेक्ट होगा, ये C1 है, C2 है,
ठीक है, बैक टू बैक जोड़ा गया है, इसमें थोड़ा सा सुधार किया गया है। इसमें क्या है, थोड़ा सा सुधार किया गया, एक एल यहाँ लगाया गया, एक सी यहाँ लगाया गया और एक सी जो है ये ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये हो गई फिगर की बात, ये हो गई फिगर की बात। ये कौन सा फिगर है, पोस्टर सिले डिस्क्रिमिनेटर, इसका नाम लिख दें, फिगर का नाम क्या है, पोस्टर, क्या, पोस्टर, 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 पोस्टर सीले डिस्क्रिमिनेटर, डिस्क्रिमिनेटर, ये फोस्टर सीले डिस्क्रिमिनेटर है। अब इसकी जो है वर्किंग देखते हैं क्या है। तो देखो, फोस्टर सीले डिस्क्रिमिनेटर चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इसमें प्राइमरी वोल्टेज Vp को दर्शाया गया है। ट्रांसफार्मर की कपलिंग इस प्रकार की जाती है जिससे सेकेंडरी के सेंटर टैप पर वोल्टेज का मान लगभग प्राइमरी वोल्टेज Vp के तुल्य होता है। मतलब जो Va और Vb है, ये जो प्राइमरी वोल्टेज है, यहाँ पे भी Vp होना चाहिए और यहाँ पे भी Vp होना चाहिए, इसके तुल्य होता है। ऐसा हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। अब देखो, डायोड D1 पर जो वोल्टेज है वो BD1 और डायोड D2 पर जो वोल्टेज है वो कैसी है, BD2 से प्रदर्शित है। ठीक है, अब BD1 तथा BD2 सेकेंडरी ट्रांसफार्मर की विपरीत सिरों पर क्या है, वोल्टेज है और इनके मध्य जो फेज शिफ्ट है वो कैसा है, 180 डिग्री के डिफरेंस पर होता है, 180 डिग्री के डिफरेंस पर होता है। तो अब क्या देखते हैं, डायोड D1 पर जो वोल्टेज है, डायोड D1 पर जो वोल्टेज है, यहाँ क्या लिखते हैं, पहला पॉइंट, डायोड डायोड D1 पर वोल्टेज, डायोड D1 पर वोल्टेज, डायोड D1 पर वोल्टेज। ठीक, इसको क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शन है भैया, तुम्हारे पास नहीं है, हमारे पास है, हमने लिख कर लिया कॉपी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर वोल्टेज कैसा आएगा, ये आएगा VD1 और एक इसमें लिखा जाएगा वेक्टर फॉर्म में, किसमें, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, BP और प्लस VA, BP प्लस VA। और यहाँ पे क्या होगा, डायोड D2, इसको कर देंगे, D2 पर जो वोल्टेज होगा इसको लिखेंगे VD1 हो गया, ये VD2, ये भी वेक्टर फॉर्म में, ये होगा BP प्लस V और VK। ठीक, BD1 और BD2, ये इसका वोल्टेज हो गया, BD1 और B। अब ऐसा हो गया, और इसका जो आउटपुट होगा, इसका जो आउटपुट होगा, यानी यहाँ लिख दें यदि VO, यहाँ क्या लिखते हैं, VO, आउटपुट जो होगा इन दोनों के क्या होगा, क्योंकि इनमें जो करंट फ्लो होंगी, एक पॉइंट लिख दूं, चूंकि 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 देखो क्या है कि जो ये ये दोनों कनेक्ट हैं, ये और ये, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मिलेगा डीमॉड्यूलेटेड वेव, ये क्या मिलेगी, डीमॉड्यूलेटेड वेव, डीमॉड्यूलेटेड डीमॉड्यूलेटेड वेव, डीमॉड्यूलेटेड वेव, ये आपको डीमॉड्यूलेटेड वेव यहाँ मिलेगी। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगी और यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ये डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट। तो देखो, रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है, जिस टर्मिनल से इंटर करेगी वो प्लस और जहां से लीव करेगी वो माइनस, जहां से इंटर करेगी प्लस, जहां से लीव करेगी माइनस। यदि इसमें हम क्या लगा दें, KVL लगा दें, देखो माइनस प्लस माइनस, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो यानी यहाँ से यदि डीमॉड्यूलेटेड वेव का निकालें, यदि डीमॉड्यूलेटेड वेव का निकालें तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, उन दोनों का डिफरेंस ही यहाँ होगा, उन दोनों का डिफरेंस ही यहाँ होगा। तो यानी VO, यदि इसको VO माने तो VO बराबर इसका वोल्टेज और माइनस इसका वोल्टेज, VO बराबर इसका वोल्टेज माइनस इसका वोल्टेज। ठीक है, तो यही जो है, इसको ऐसे बना रहने दो चाहे ना बना रहने दो। अब क्या है, तो यही लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि
चूंकि दोनों डायोड में करंट विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में फ्लो कर रही दोनों में क्या है, विपरीत दिशा में फ्लो कर रहे हैं। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, तो वीओ जो है, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, तो वीओ क्या होगा, तो यहाँ से वीओ प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा VD1 माइनस VD2, VD1 माइनस VD2, ये इसका आउटपुट वोल्टेज है। ये कैसा आ गया, आउटपुट वोल्टेज। अब देखो इसमें कैसे क्या क्या बनेगा, इसमें 3 केस बनेगा। इसमें क्या बनेगा बेटा, इसमें बनेगा 3 केस। इसको थोड़ा सा छोटा करें, इसमें बनेगा 3 केस। इसको जो है, इसको थोड़ा सा और ले जाएं, ये आपका जो है ऐसा दिखता है आउटपुट, ठीक है, दिखता है ऐसा आउटपुट। अब इसको फिर उसी साइज में लेके आए 97, ठीक। अब देखो पहला ये क्या लिखेंगे, अब देखो यहाँ से लिखेंगे 3 पॉइंट। इसमें कौन कौन से 3 पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, यदि इनपुट आवृत्ति का मान कैरियर के तुल्य हो, ठीक, यानी एफ आई बराबर एफ सी, हिंदी में लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए। यदि इनपुट आवृत्ति कैरियर फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तब क्या होगा, तब आपका जो है वेक्टरली जो फिगर बनेगा, ए, ठीक, और ए, ये और ये, और यहाँ से जो है ये, और यहाँ से जो है ये, इसके बीच का जो एंगल है और इसके बीच का जो एंगल है, इसके बीच का एंगल और इसके बीच का एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है। ये क्या है, VP है, ये क्या है, VP है, और यहाँ जो है ये VD1 बराबर, ये VD1 बराबर BP प्लस VA है, और ये क्या है, VD2 बराबर BP प्लस VB है, BP प्लस VB है। ये क्या है, VA है, और ये क्या है, VB है। तो ये फिगर ऐसा बनेगा। दूसरा केस यदि क्या है, दूसरा केस यहाँ लिख दो, चलो दूसरा केस क्या है, दूसरा केस यदि इनपुट का मान कैरियर से अधिक है, यानी एफ आई जो है वो ग्रेटर देन एफ सी है, एफ आई क्या है, ग्रेटर देन एफ सी है, तो जो VD1 होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। VD1 क्या होगा, ज्यादा होगा, VD2 क्या होगा, छोटा होगा। VD2 सॉरी, इसको फिगर देखो ऐसे बनेगा, ज्यादा और कम का मतलब क्या है, ये इतना है। अब क्या होगा, VD1 जो है वो क्या होगा, ये होगा बड़ा, ये क्या होगा, बड़ा होगा, ये क्या होगा, बड़ा होगा। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपको फिर क्या होगा, ये वेक्टरली इसको ऐड करेगा, तो ये ऐसे जाएगा, ये क्या हो गया, ऐसे गया, इसको वेक्टरली। और यहाँ से जो क्या होगा, यहाँ से होगा BP, यहाँ से क्या होगा, BP, ठीक है। तो अब देखो क्या है, इसका जो एंगल होगा, सॉरी, इसको, इसका जो एंगल होगा यहाँ से यहाँ, ये क्या एंगल होगा, ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ये क्या होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस, प्लस क्या होगा, F, 90 डिग्री प्लस F, 90 डिग्री प्लस F, ये क्या है, F, 90 डिग्री प्लस F, तो ये क्या है, VD2 है, और ये क्या है, VD1 है, और ये क्या है, ये क्या है, VA है, ये क्या है, VA है, ये क्या है, VA है, और ये वाला जो वेक्टर है, ये क्या है, VP वेक्टर है, ये क्या है, VP वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में है, ये ध्यान रखना। और ये तीसरा वाला पॉइंट यदि क्या है, यदि
हमारा जो है एफ आई लेस देन एफ सी, यानी इनपुट फ्रिक्वेंसी कैरियर फ्रिक्वेंसी से कम है, तब क्या होगा, तब VD1 हमारा कम होगा, यानी VD1 जो है हमारा कम होगा, VD2 ज्यादा होगा, VD2 क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहां से जो है यहाँ इसको ऐसे वेक्टरली इसको ऐड किया जाएगा, और ये क्या होगा, ये होगा VP, ये होगा क्या, ये होगा VP, ये होगा BP, और यहाँ पे जो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री, 90 माइनस एफ, ये 90 माइनस एफ, और ये क्या होगा VP, ये क्या होगा VP, और ये होगा B और V, और ये क्या होगा VA होगा, ये क्या होगा VA होगा, ठीक है, ये 90 माइनस एफ होगा। तो ये पश्चिम, ये तीनों फिगर आपको क्या है बनाने हैं, ये तीनों फिगर क्या करना है, आपको बनाने हैं। अब देखो क्या है इसका आउटपुट कैसा है। तो ये जो आपको दिख रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर लाएंगे, इसको क्या है, ये आपको जो दिख रहा है ये इसका क्या है, ये क्या है इसका, ये क्या है इसका जो है, अरे भाई ये इसका जो है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो ये है फिगर आउटपुट, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी कि क्या है, ये जो आपका फिगर बना हुआ है ऐसे फिगर बनाएंगे, ठीक है, और ये इसके चित्र के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, और फिर जो डायोड D1 पे वोल्टेज होगा वो BD1 होगा जो BP प्लस A है, डायोड D2 पे जो वोल्टेज होगा वो BD2 होगा जो BP प्लस B और V है, ठीक है, क्योंकि दोनों में करंट क्या है विपरीत डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो जो V आउटपुट होगा वो BD1 माइनस BD2 के बराबर होगा। ये पहला पॉइंट क्या है, ये Fi जो है इन मतलब इनपुट फ्रिक्वेंसी किसके फ्रिक्वेंसी, सॉरी कैरियर फ्रिक्वेंसी के बराबर है, तो इस टाइप का क्या बनेगा, वेक्टर बनेगा, वेक्टर का फिगर बनेगा, यानी BD1 पर BP प्लस BA और ये BP प्लस BB, ठीक है, ये BP हो गया, ये यहाँ से क्या है, ये वेक्टरली ऐड होगा, क्या होगा वेक्टरली ऐड होगा। यदि Fi जो है ग्रेटर देन FC है, ग्रेटर देन FC है मतलब कैरियर फ्रिक्वेंसी से इनकम इनपुट फ्रिक्वेंसी बड़ी है, तो VD1 ज्यादा होगा, BD2 कम होगा, ये BP है, इन इसके बीच का जो एंगल होगा 90 प्लस F होगा। यदि Fi छोटा है तो BD2 ज्यादा होगा और BD1 कम होगा, ये BD1 कम होगा और BD2 ज्यादा होगा, ठीक है, ये हो गया। और इसकी ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है कैसी, यस के आकार की दिखती है, कैसी एस के आकार की। तो यदि इसमें भी ये बात करें तो इसकी जो है ये यूजफुल रेंज है, ये क्या है यूजफुल रेंज है, ऐसा इसमें कुछ लिखा नहीं, यहाँ पे आपको V आउटपुट मिलेगा और यहाँ पे क्या है Fi कनेक्ट की, ये क्या है इनपुट फ्रिक्वेंसी, ये इनपुट फ्रिक्वेंसी है, तो ऐसा है। तो अब देखो क्या है, सो इस प्रकार जो है पोस्टर सीलें डिस्क्रिमिनेटर में एस आकार के आउटपुट अभिलक्षण प्राप्त होते हैं, कैसे एस आकार के, देखो यहाँ क्या दिख रहा है एस टाइप का दिख रहा है, यानी एस आकार का कैसा क्या अभिलक्षण प्राप्त होता है, कैरेक्टरिस्टिक यानी अभिलक्षण, हिंदी में क्या बोले कैरेक्टरिस्टिक या अभिलक्षण, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है ये इसकी, ठीक है। तो अब देखो जिन्हें चित्र में प्रदर्शित किया गया है, स्पष्ट है कि यह परिपथ इनपुट आवृत्ति विचलनों को तुल्य वोल्टेज परिवर्तनों में बदलता है, अतः इस परिपथ द्वारा एफएम तरंग से मूल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल प्राप्त किया जा सकता है, क्या मूल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो क्या है कि ये जो है ये वाला पॉइंट क्या है, इसको बोलेंगे एफ सी प्लस डेल्टा एफ,
FC प्लस डेल्टा F, यानी जब फ्रीक्वेंसी डेविएशन पॉजिटिव है तो वोल्टेज पॉजिटिव देगा, यदि फ्रीक्वेंसी डेविएशन कैसा है, निगेटिव है, तो वोल्टेज हमें निगेटिव मिलेगा, ये ऐसा। ठीक है, आप देखो क्या है इसके मेरिट्स क्या है, यानी गुण क्या है। तो इस परिपथ में प्राइमरी व सेकेंडरी कुंडलियां समान आवृत्ति FC पर ट्यून्ड होती हैं। क्या? समान आवृत्ति FC पर क्या होती हैं, ट्यून्ड होती हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया, ये क्या है, गुण है। तथा अतः इनको अलाइन करना, एडजस्ट करना आसान होता है। और इसकी जो है लीनियरिटी, रेखीयता जो होती है वो क्या होती है, अच्छी होती है, लीनियरिटी अच्छी होती। लेकिन जो है इसके दोष क्या होते हैं, यह परिपथ जो है एम्पलीट्यूड लिमिटिंग प्रदान नहीं करता, इसमें एम्पलीट्यूड लिमिटर आपको लगाना पड़ता है। अतः इस परिपथ से पहले लिमिटर लगाने की आवश्यकता होती है, ये इसका दोष है। इसके बाद जो है हम चलते हैं रेशियो डिटेक्टर पर। क्या? रेशियो डिटेक्टर पर। तो यहाँ भी आपको देख सकते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये जो है ये इनपुट पर जो कैपेसिटर लगा है, ये कैसा, वेरिएबल कैपेसिटर है। कैसा? वेरिएबल कैपेसिटर। यहाँ पर FM वेव लगाई जाएगी और यहाँ पर आपको जो है आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर क्या है, आउटपुट यहाँ इसमें नहीं मिलेगा, आउटपुट इसमें मिलेगा यहाँ। यहाँ लिख देता हूँ डी मॉड्यूलेटेड आउटपुट। क्या? डी मॉड्यूलेटेड आउटपुट, डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये C लार्ज है। ये क्या है, C लार्ज वैल्यू कैपेसिटर कनेक्ट होता है। क्या? लार्ज वैल्यू कैपेसिटर कनेक्ट होता है। ये R1 R2 है और इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं ग्राउंड, यहाँ पर कर देते हैं ग्राउंड। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया, ये क्या हो गया, ऐसा हो गया। ये यहाँ डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट। देखो ये जो है क्या है, ये C1 यहाँ लगा हुआ है, ये C1 यहाँ लगा है, तो ये डायोड डिटेक्टर है और ये L और C यहाँ बना रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, पोलरिटी ऑफ D2 इज रिवर्स। D2 की पोलरिटी क्या है, रिवर्स है। यहाँ पर पोलरिटी रिवर्स है, ये A0 है, ये B0 है और यहाँ 0 है। ठीक है, तो A0 0 और B डैश 0, A डैश 0 और B डैश 0। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी ये होता क्या है। ठीक है, और इसकी किस, ठीक, तो ये है रेशियो डिटेक्टर, अनुपातिक डिटेक्टर। क्या? अनुपातिक डिटेक्टर। ये क्या है, अनुपातिक डिटेक्टर। तो अनुपातिक डिटेक्टर में आयाम लिमिटर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह परिपथ स्वतः लिमिटिंग प्रदान करता है। स्वतः लिमिटिंग क्या करता है, प्रदान करता है। यह परिपथ पोस्टर सीले डिस्क्रिमिनेटर परिपथ में कुछ परिवर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है। जो पोस्टर सीले डिस्क्रिमिनेटर था उसी में क्या है, थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं। थोड़े से चेंजेस क्या, कि एक तो क्या है, एक तो क्या है कि यहाँ का यल हटा दिया गया है, यहाँ का यल हटा दिया गया है। दूसरा क्या है, इसकी पोलरिटी चेंज कर दी गई है और यहाँ C लार्ज लगा दिया गया है, यहाँ C लार्ज लगा दिया गया है। इसको थोड़ा सा क्या करें, इसको, ठीक, ये अब इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक, ये यहाँ C लार्ज लगा दिया गया, उसी में थोड़ा सा क्या है, चेंजेस करके हम प्राप्त कर सकते हैं। चित्र में रेशियो डिटेक्टर बना है, तो पोस्टर सीले डिस्क्रिमिनेटर परिपथ में निम्न परिवर्तन करके रेशियो डिटेक्टर प्राप्त किया जा सकता है। कौन कौन से परिवर्तन? पहला परिवर्तन है डायोड D2 की जो है पोलरिटी को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, D2 की पोलरिटी चेंज कर दी जाती है, अतः दोनों डायोड सीरीज में आ जाते हैं। इसके बाद क्या है, एक उच्च धारिता का कैपेसिटर सी लार्ज को डायोड 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 D2 के कैथोड कैथोड और एनोड। तो एनोड क्या होगा, ये P है, अरे N है,
N को कैथोड यानी D1, ठीक है, D1 के कैथोड, D1 के कैथोड और D2 के एनोड, D2 के, ये D2 है, D2 के एनोड से कनेक्ट कर दिया जाता है, के मध्य संयोजित किया जाता है। डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट वोल्टेज C, आउटपुट वोल्टेज C1 और C2 के मध्य बिंदु पर प्राप्त होती है। ये जो है C1 और C2 इसके मध्य बिंदु पर प्राप्त की जाती है, ठीक है, इस पे क्या होती है, प्राप्त होती है। अब जो है आगे बढ़ते हैं, इसकी कार्यविधि देखते हैं। तो इस परिपथ में डायोड D1 तथा D2 क्या है, सीरीज में आ जाते हैं। डायोड D1 और D2 सीरीज में आ जाते हैं। कैसे, ये कनेक्ट है, फिर ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, फिर ये कनेक्ट है, तो ये दोनों क्या आ जाते हैं, सीरीज में आ जाते हैं, सीरीज में है। अतः टर्मिनल के मध्य R1 व R2 पर वोल्टेज के योग सम के तुल्य वोल्टेज प्राप्त होगी। क्या होगी, सम, दोनों का क्या होगा, दोनों वोल्टेजेस का क्या होगा, एडिशन होगा। दोनों वोल्टेजेस का क्या होगा, एडिशन होगा। सम वोल्टेज को नियत रखा जाता है, योग वोल्टेज को नियत रखा। तो डीमॉड्यूलेशन प्रक्रिया में नॉइज का प्रभाव समाप्त किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए A डैश तथा B डैश के मध्य उच्च धारिता का संधारित्र लगा दिया जाता है, जिससे नियत हो जाती है। जब कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ा दी जाती है तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम 0 हो जाता है, ना तो चार्ज होगा ना तो डिस्चार्ज होगा, ठीक है। अब आउटपुट वोल्टेज C1 तथा C2 के मध्य बिंदु से ली जाती है, C1 तथा C2 से मध्य बिंदु से। अतः जो B आउटपुट होगा वो क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा VA डैश 0 माइनस V डैश 0 के, ये इसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये पॉइंट आप इसको नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अर्थात आउटपुट R1 तथा R2 के मध्य वोल्टेज के अंतर के समानुपाती होता है। तो FS यानी फोस्टर-सीले डिस्क्रिमिनेटर के समान है। अतः रेशियो डिटेक्टर फोस्टर-सीले डिटेक्टर के समान व्यवहार करता है। अतः इसके आउटपुट अभिलक्षण भी यस आकार के होते हैं। इसके गुण क्या हैं, इसमें अलग से एम्पलीट्यूड लिमिटर परपथ की आवश्यकता नहीं होती। अतः नॉइज का प्रभाव कम होता है, नॉइज का प्रभाव कम होता है। अब देखो क्या है इसके आगे, फोस्टर-सीले डिस्क्रिमिनेटर व अनुपातिक डिटेक्टर की क्या करता है, तुलना करते हैं, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। किसका किसका, फोस्टर-सीले और रेशियो डिटेक्टर का। रेशियो डिटेक्टर का हिंदी में बोले तो अनुपातिक डिटेक्टर। तो इसमें देखो क्या लिखा है कि रेशियो डिटेक्टर सर्किट तथा फोस्टर-सीले डिटेक्टर परिपथ में मुख्य अंतर यह है कि रेशियो डिटेक्टर में एक डायोड की ध्रुवता बदल दी जाती है तथा एक उच्च धारिता का संधारित्र लगाया जाता है। यहां से आप देख सकते हैं, यहाँ क्या है, इसकी पोलैरिटी एक की चेंज कर दी गई है और यहाँ एक C लार्ज लगा दिया गया, कैपेसिटर लार्ज कैपेसिटर लगा दिया गया, ठीक है। फोस्टर-सीले डिस्क्रिमिनेटर में इतना चेंज करके हम क्या प्राप्त करते हैं, हम प्राप्त करते हैं रेशियो डिटेक्टर, रेशियो डिटेक्टर। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, फोस्टर-सीले डिटेक्टर से पूर्व लिमिटर परिपथ लगाना आवश्यक होता है, लिमिटर परिपथ लगाना आवश्यक होता है, जबकि रेशियो डिटेक्टर परिपथ स्वयं लिमिटिंग प्रदान करता है। इसमें क्या है, आयाम लिमिटर नहीं लगाना पड़ता, इसमें क्या है, आयाम लिमिटर नहीं लगाना पड़ता। अब देखो इसके आगे का पॉइंट क्या है, इसके आगे का पॉइंट क्या है, देखो इसमें क्या है, फोस्टर-सीले डिटेक्टर की रेखीयता रेशियो डिटेक्टर से बेहतर होती है, रेशियो डिटेक्टर से बेहतर होती है, यानी फोस्टर-सीले की जो लीनियरिटी होती है वो रेशियो डिटेक्टर से थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है। अब देखो इसके बाद क्या है, फोस्टर-सीले डिटेक्टर उच्च क्वालिटी FM रिसीवरों में प्रयुक्त किया जाता है, जबकि रेशियो डिटेक्टर जो है वो रेशियो डिटेक्टर उन अनुप्रयोगों में प्रयुक्त किया जाता है जहां रेखीयता अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती, क्योंकि इसमें जो है आयाम लिमिटर भी नहीं लगाना पड़ता, तो कम सर्किटरी यूज होगी, मतलब ये सस्ता बनेगा और ये फोस्टर-सीले जो है अच्छा बनेगा। लेकिन हमें क्या है, एक ऐसा रिसीवर बनाना है
जिसकी जो क्वालिटी हो वो ज़्यादा अच्छी हो, उसकी लीनियरिटी ज़्यादा अच्छी हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे वो फोस्टर-सीले डिस्क्रिमिनेटर। लेकिन हमें एक ऐसा जो है बनाना है रिसीवर जो कि ठीक ठाक काम करता हो और कम पैसा लगे, तो उस केस में बनाएंगे रेशियो डिटेक्टर। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये है क्वाड्रेचर डिटेक्टर। ये क्या है? क्वाड्रेचर डिटेक्टर। तो भैया ये क्वाड्रेचर डिटेक्टर में क्या होता है? एक समांतर ट्यून्ड प्रतिबाधा, एक समांतर ट्यून्ड परिपथ की प्रतिबाधा जो है ZPF लेस देन इक्वल टू होती है 10F के, 10F के। ठीक है, किसके? 10 सॉरी, ये थीटा एफ के, सॉरी एक करेक्शन कर लीजिएगा, ये है थीटा एफ, किसके बराबर होती है? थीटा। तो एफएम तरंगों का क्वाड्रेचर डिटेक्शन इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि एक ट्यून्ड परिपथ का फेज एंगल जो होगा, ट्यून्ड परिपथ का जो फेज एंगल होगा वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। यानी समांतर ट्यून्ड परिपथ की प्रतिबाधा, ठीक है, जेड का मतलब है इम्पीडेंस, पी का मतलब है पैरेलल, और एफ जो है ये फ्रीक्वेंसी में लिखा है, और ये है थीटा एफ यानी फेज एंगल से कम होना चाहिए के रूप में व्यक्त की जा सकती है। अर्थात प्रतिबाधा का मैग्नीट्यूड व फेज दोनों का मान आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड व फेज जो है दोनों किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो आप ये वाला पॉइंट है, इसमें ये वाला पॉइंट इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? क्वाड्रेचर डिटेक्शन विधि में एक मल्टीप्लायर परिपथ की एक इनपुट, क्वाड्रेचर डिटेक्शन विधि में एक मल्टीप्लायर परिपथ की एक इनपुट पर एफएम तरंग द्वारा ट्यून्ड परिपथ पर उत्पन्न वोल्टेज को दिया जाता है। ठीक है, अभी इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए देखो, यहाँ नीचे बना हुआ है, आपको फिगर दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है? फिगर दिख रहा है। इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, अब आपको सही से दिख रहा होगा। ये है फिगर, ये आपको फिगर दिख रहा है। तो क्या है, ये इनपुट यहाँ से एफएम वेव दी जाएगी, यहाँ से एफएम इनपुट वेव दी गई। ये यल है और ये सी है। ठीक है, सी और सी, ये और ये क्या है? समांतर ट्यून्ड परिपथ है, समांतर ट्यून्ड परिपथ है। और आरपी और एलपी जो लिखा है, तो यल जो होता है इंडक्टर, उसकी कुछ रेजिस्टेंस भी होती है, उसकी क्या होती है? कुछ रेजिस्टेंस भी होती है। तो ये कुल मिला के ये समांतर क्या है? समांतर एलसी सर्किट है, समांतर एलसी सर्किट है। और ये यल है यानी इंडक्टेंस। तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगी वो वीएल होगी, और यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो वीपी होगी। ये पैरेलल वोल्टेज है। ठीक है, और ये है मल्टीप्लायर। तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? बी मल्टीप्लायर, मतलब मल्टीप्लायर का वोल्टेज, और ये फिर किससे जाएगा? लो पास फिल्टर से पास होगा, और फिर हमें मिल जाएगा बीसी, मतलब डी मॉड्यूलेटेड आउटपुट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डी मॉड्यूलेटेड आउटपुट। तो ये जो है, ये फिगर किसका है? क्वाड्रेचर डिटेक्टर का है। कितना सिंपल है। एक एलसी जो है पैरेलल सर्किट बनाएंगे, टैंक सर्किट ये बन गया। इसके जो है सीरीज में हम लगाएंगे इंडक्टेंस, एक इंडक्टेंस लगा दिया। इंडक्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो VL होगा, और जो इसके अक्रॉस एलसी ट्यून्ड परिपथ के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो BP होगा। फिर इसको मल्टीप्लायर से कनेक्ट कर देंगे। फिर मल्टीप्लायर से कनेक्ट करने के बाद यहाँ से B मल्टीप्लायर आउटपुट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? B मल्टीप्लायर आउटपुट। ये है लो पास फिल्टर, और यहाँ है VC, और ये डी मॉड्यूलेटेड आउटपुट आपको मिल जाएगा। ठीक है, डी मॉड्यूलेटेड आउटपुट मिल जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, दो तीन चीजें और लिखी। तो क्या है? क्वाड्रेचर डिटेक्शन विधि में एक मल्टीप्लायर परिपथ की एक इनपुट पर एफएम तरंग द्वारा ट्यून्ड परिपथ पर उत्पन्न वोल्टेज को दिया जाता है, तथा ट्यून्ड परिपथ की श्रेणी में संयोजित करके प्रेरक पर उत्पन्न वोल्टेज को मल्टीप्लायर की दूसरी इनपुट पर दिया जाता है। ठीक है, देखो क्या है कि यहाँ पर जो ये एलसी ट्यून्ड परिपथ है, तो इसका जो वोल्टेज होगा, इसका वोल्टेज होगा वीपी हो गया। ये किसको? मल्टीप्लायर को दिया जाता है। इसका दूसरा वोल्टेज जो यल के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वीएल, वो भी मल्टीप्लायर को दिया जाता है। तो ये दोनों इनपुट्स को क्या करता है? मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई कर देता है। इन दोनों इनपुट्स को क्या करता है? मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई कर देता है। तो वही लिखा है। ठीक है, द्वारा उत्पन्न वोल्टेज को दिया जाता है, तथा ट्यून्ड परिपथ
की श्रेणी में संयोजित प्रेरक या इंडक्टर पर उत्पन्न वोल्टेज को मल्टीप्लायर की दूसरी इनपुट पर दिया जाता है। मल्टीप्लायर की दूसरी इनपुट पे दिया जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए हमें 2 ऑपरेंड्स चाहिए, मतलब 2 वोल्टेजेस चाहिए, 2 चीजों को ही मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये क्या करेगा, पहली ये हो गया, जो एक मल्टीप्लायर परिपथ एक इनपुट एफएम तरंग द्वारा ट्यून्ड परिपथ पर उत्पन्न वोल्टेज को दिया जाता है। ठीक है, जो ट्यून्ड परिपथ पर उत्पन्न वोल्टेज है उसका एक इनपुट वहां से मिल गया, और दूसरा जो है तथा ट्यून्ड परिपथ की श्रेणी में संयोजित प्रेरक पर उत्पन्न वोल्टेज को मल्टीप्लायर की दूसरी इनपुट पर दिया जाता है। तो मल्टीप्लायर को कितनी चाहिए इनपुट, 2। पहली यहां से मिल गई, पहली मिल गई यहां से ये वाला, और दूसरा मिल गया ये वाला। अब देखो क्या है कि मल्टीप्लायर की आउटपुट वोल्टेज का मान ट्यून्ड परिपथ के फेज एंगल के समानुपाती होता है। ट्यून्ड परिपथ के जो आउटपुट वोल्टेज का मान होता है, मल्टीप्लायर की आउटपुट वोल्टेज का जो मान है वो ट्यून्ड परिपथ के फेज एंगल के समानुपाती, किसके, फेज एंगल के समानुपाती होती। क्योंकि ट्यून्ड परिपथ का फेज एंगल जो है इनपुट सिग्नल की आवृत्ति के समानुपाती होता है। जो इसका ट्यून्ड परिपथ का जो फेज एंगल है वो इनपुट सिग्नल के आवृत्ति के क्या होता है, समानुपाती होता है। अतः मल्टीप्लायर की आउटपुट एफएम तरंग की आवृत्ति के समानुपाती होती है। ठीक है, यानी मल्टीप्लायर का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, एफएम तरंग की आवृत्ति के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये हो गई लिखने वाली बात। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। इसको 1 बाई 1 करके हम क्या करेंगे, इसको 1 बाई 1 करके हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इनपुट धारा। क्या लिखेंगे, इनपुट धारा। पहला पॉइंट क्या, इनपुट करंट, इनपुट धारा, इनपुट धारा क्या है, ये है हमारा आई बराबर क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। आई जो है यहां से देख सकते हैं, कौन सी आई, ये वाली आई। ये वाली आई कितनी है, ये है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो क्या है, इसके बाद जो है हम क्या लिखते हैं, तो चूंकि जो हम क्या लिखते हैं, चूंकि इंडक्टर क्या, चूंकि इंडक्टर 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 में वोल्टेज जो है, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री अग्रगामी यानी लीड करता है, लीड्स, क्या करता है, लीड करता है। लीड मतलब वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री पहले होता है, आगे होता है। तो इसमें क्या है, 90 डिग्री ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज क्या आ जाएगा, मतलब तो इंडक्टर में वोल्टेज क्या आ जाएगा, VL बराबर V साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। 90 डिग्री क्या होता है, लीड होता है, ये 90 डिग्री लीड हो गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे जो ये वाला वोल्टेज, ये वाला बीपी वोल्टेज है, ट्यून्ड परिपथ के अक्रॉस जो वोल्टेज है, ये वाला निकल गया। अब ये वाला निकालेंगे, तो वीपी बराबर क्या होता है, क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे ट्यून्ड परिपथ पर वोल्टेज। क्या लिखेंगे, ट्यून्ड हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको, ट्यून्ड परिपथ पर वोल्टेज ट्यून्ड परिपथ पर वोल्टेज। तो ट्यून्ड परिपथ पर वोल्टेज क्या होगा, ट्यून्ड परिपथ पर वोल्टेज बीपी बराबर क्या होगा, बीपी बराबर होगा, ठीक है, V साइन ओमेगा टी माइनस 5, ये वाला वोल्टेज हो गया। अब देखो क्या है, अब मल्टीप्लायर का आउटपुट, अब यहां से क्या, अब क्या, मल्टीप्लायर की आउटपुट दोनों सिग्नल की क्या होगी, गुणनफल के समानुपाती होगी। अतः मल्टीप्लायर का जो आउटपुट है वो दोनों सिग्नल के क्या होगा, गुणनफल के समानुपाती होगा। क्या होगा, दोनों सिग्नल के, अतः यहां लिख देते हैं, अतः मल्टीप्लायर
की आउटपुट, मल्टीप्लायर की आउटपुट दोनों के दोनों वोल्टेजेस के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या? समानुपाती होता है। अब ये हो गया समानुपाती होता है। अब क्या लिखेंगे? यहां से लिखेंगे V नॉट, यहां से क्या लिखेंगे? V नॉट। अब देखो इसका क्या होगा? V नॉट बराबर देखो क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये क्या होगा? ये होगा VL इंटू VP। ये क्या होगा? VL इंटू VP। तो क्या होगा? VL इंटू VP। तो VL की वैल्यू लिखेंगे, VL की वैल्यू क्या है? V साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये है क्या होगी? V साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और ये क्या होगा? V साइन ओमेगा टी माइनस 5। ये ऐसा हो गया, ये कैसा हो गया? ऐसा हो गया। अब देखो क्या है, अब क्या है कि जो है क्या होगा कि V और V, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? V स्क्वायर और साइन ओमेगा टी प्लस 90 या 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी और इंटू हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस 5, साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा। ठीक, अब जो है क्या करता है, जो ये इसका आउटपुट आ गया, ये आउटपुट आ गया। तो अब जो है मल्टीप्लायर की जो आउटपुट होती है, ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को क्या है, लो पास फिल्टर जो है क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। लो पास फिल्टर क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। ठीक है, लो पास फिल्टर क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। तो अब देखो यहां से क्या मिलेगा? यहां से क्या मिलेगा? यहां से मिलेगा V आउटपुट, ये यहां के लिख दें, लो पास फिल्टर, हाई फ्रीक्वेंसी को एलिमिनेट कर देता है। क्या? एलिमिनेट कर देता है, कर एलिमिनेट कर देता है। तो एलिमिनेट कर देता है तो क्या होगा? V आउटपुट जो होगा V स्क्वायर इंटू ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, यहां से आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस 5, साइन ओमेगा टी माइनस 5। और यहां से क्या होगा? यहां से होगा V नॉट इज इक्वल टू, जब ये वाला जो फाई का मान है ये बहुत कम है, क्या? क्या लिखें? फाई का मान अत्यंत कम होने पर क्या होगा? V आउटपुट जो है, V आउटपुट एक प्रोपोर्शनल होगा फाई के, V आउटपुट प्रोपोर्शनल होगा फाई का, चूंकि साइन फाई जो है, साइन फाई बराबर हो जाएगा फाई के, साइन फाई बराबर फाई के हो जाएगा, यदि जो है फाई का मान जो है बहुत कम है, अत्यंत कम होने पर ये ऐसा हो जाएगा। तो अब देखो क्या है, यहां से हमको क्या मिल जाएगा? तो जो है फेज एंगल की, जो फेज कोण की आवृत्ति है, ठीक है, क्या हो जाएगा? फेज कोण आवृत्ति लगभग समानुपाती होता है। बी आउटपुट जो है इसके क्या होगा? लगभग समानुपाती होता है। तो अतः इनपुट वोल्टेज भी एफएम तरंग की आवृत्ति के समानुपाती होगी। ठीक है, ये देखें लिखा है, नहीं लिखा? चलो नहीं लिखा, ये लिख देते हैं। अतः जो है
अतः फेज, कोण, आवृत्ति के लगभग समानुपाती होता है, लगभग क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, लगभग क्या होता है, समानुपाती होता है। अतः आउटपुट वोल्टेज भी इनपुट एफएम तरंग की आवृत्ति के समानुपाती होती है। ये लास्ट में आपको लिख देना है, लास्ट में। ठीक है, तो पोस्टर सिले, डिस्क्रिमिनेटर तथा रेशियो डिटेक्टर भी क्वाड्रेचर के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, यहां क्या लिख देना है, पोस्टर सिले तथा रेशियो डिटेक्टर भी क्वाड्रेचर डिटेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। क्वाड्रेचर डिटेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं। यहाँ तक हो गया बेटा। ठीक है, तो ये आपका जो है, ये चैप्टर मेरे तरफ से जो है 100% कंप्लीट होता है। 100% कंप्लीट हो गया। अब हम जंप करेंगे, कंप्लीट हो गया। इसको बार बार रिवीजन कीजिए। अब हम चलेंगे 4th चैप्टर पर। वहां हम उसको और विधिवत और डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो इसी हफ्ते में इसको हम वाइंड अप कर देंगे। पूरा ये आपका सब्जेक्ट हमारे साइड से पूरा हो जाएगा। तो स्टे कनेक्टेड विथ एसी अड्डा, डू सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को भी बताइए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।